बहुत ही आसान टॉपिक है समांतर श्रेणी। कक्षा 10 का ये टॉपिक है और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पूरे एक जर्नी की। ये जर्नी लंबी चलेगी, पूरी 10वीं कक्षा की जो पूरी गणित हैं उसको हम अपने YouTube चैनल के ऊपर डालने वाले हैं। ये अपना पहला वीडियो है जिसके ऊपर हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी का जो टॉपिक है जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि एपी क्या होती है, एपी का निर्माण कैसे होता है, हाउ टू फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड नेक्स्ट वी लर्न अबाउट कि nth टर्म कौन सा होता है, अंतिम जो पद है समांतर श्रेणी के अंदर उसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं और n पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं। एक एक करके टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एपी क्या होती हैं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी क्या होती है, तो सबसे पहले श्रेणी समझते हैं। श्रेणी क्या होती है, देखो नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर क्या होता है, प्रकृति भी एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। अगर आपने देखा होगा तो सूर्यमुखी के फूल को देखा होगा तो सूरजमुखी का फूल क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग, जैसे सूरज उगता है उसके अनुसार फूल खुलता है और जैसे जैसे सूरज चलता है वैसे वैसे उस तरीके से चलता है। तो ये एक पैटर्न है जिस तरीके से प्रकृति के अंदर आपको चलता है। एक और पैटर्न अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जिसने अगर मक्का देखा है, मक्के का जो वो होता है, मक्के के अंदर जो दाने होते हैं वो एक पैटर्न में लगे होते हैं। तो नेचर भी एक पैटर्न को अनुसरण करते हैं, एक फिक्स पैटर्न जो है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसी को अपन श्रेणी बोलते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर हम संख्याओं का पैटर्न पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी एक ऐसी पैटर्न है, एक ऐसा संख्याओं का अनुसरण है जिसके अंदर अगर हम मान ले कि प्रथम पद ए है, जिसमें हम मान ले कि प्रथम पद ए है, उस प्रथम पद में जो दूसरा पद बनेगा वो पहले पद में कुछ जोड़ने पर प्राप्त होगा और जो संख्या, जो एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है वो निश्चित संख्या क्या कहलाएगी, वो निश्चित संख्या डी जो है वो कहलाती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस होता है ये। हाँ तो फ्रेंड्स हम कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ से निकालते हैं। एक निश्चित संख्या जो है किसी पहले वाली संख्या में जोड़ी जाती है तो वो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है जिसको हम कॉमन संख्या बोलते हैं। सार्व अंतर इसको हिंदी में बोलते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो एक निश्चित संख्या जोड़ करके नई संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार से हम एक नई संख्या में ऐसे करके हम एक समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे प्रत्येक पद जो आपको दिख रहा है इसको पद बोलते हैं। प्रत्येक टर्म्स जो आपको दिख रही हैं, सूची, इसको एक सूची बोलते हैं। सूची के अंदर प्रत्येक जो टर्म्स हैं उसको अपन पद बोलते हैं। इसमें प्रथम पद होता है ये द्वितीय पद होता है। इसको अगर जनरली हम लिखें तो A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, सो ऑन। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी जो होगी वो ये होगी A1, A2, A3, A4। यहाँ पर A1 बराबर क्या हो गया, A, यानी कि ये हो जाएगा प्रथम पद। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, द्वितीय पद। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस तरीके से अगर अपन AN की बात करें तो ANवा टर्म क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इस पैटर्न को देखें तो आपको nवा टर्म्स क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए, अगर nवे टर्म की बात करें तो A तो चल ही रहा है, A मिलेगा। यहाँ देखिए डी के गुणा में क्या आ रहा है, वो जिस नंबर पे, यानी कि मैं nthवे टर्म की बात कर रहा हूँ तो n से एक कम नंबर हमें मिल रहा है डी से गुणा होकर के। यानी कि अगर मैं पहले पद की बात कर रहा हूँ तो n से एक कम है, यानी कि n1 माइनस 1 हो रहा है। यहाँ अगर मैं दूसरे पद की बात कर रहा हूँ तो a प्लस n माइनस 1 हो रहा है, यानी कि 2 माइनस 1
ये हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा और n व टर्म्स जो है हमें ये मिलेगा, इसको अपन an बोले। तो an व पद जो होगा इसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद, इसको लास्ट टर्म इंग्लिश में बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म an का फॉर्मूला होता है जो आपको याद में रखना है, ANN-1 इंटू D। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है और उसका जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है। ये मेन चीज़ें होती हैं जो एक समांतर श्रेणी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बहुत प्रिसाइसली चीज़ों को जो हमारे काम की हैं उनको समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले हम पूरे अपने जो भी काम की चीज़ें हैं उनको समझेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे काम के हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो हमें है जो काम आएगी उनको समझेंगे और फिर इनके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने पहली चीज़ समझी कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है। ये तीन बेसिक चीज़ें समझी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन समझे, एक पैटर्न के रूप में समझे कि भी ये तो एक व्यापक रूप हो गया सर, कि व्यापक रूप में आप समांतर श्रेणी को इस तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आती है, एग्जाम के अंदर जैसे हमें देखने को मिलता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और यहाँ तक मैं बात कर लेता हूँ 12 कुछ पद है, उस पद में ये एक समांतर श्रेणी है, AP है, तो सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, आपको एक AP दे रखी है, इस तरीके से एक प्रश्न दे रखा है, बहुत ही छोटा सा तुच्छ सा प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि 2, 4, 6, 8 और 12 लास्ट अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और बाकी कुछ उस समांतर श्रेणी के बाकी कुछ पदों को दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी में जो सार्वअंतर होगा वो क्या होगा। तो सार्वअंतर निकालने का जो तरीका होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सार्वअंतर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सार्वअंतर हमने कहा था कि सर D होता है। अब सार्वअंतर पूरी समांतर श्रेणी में समान होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सार्वअंतर जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सार्वअंतर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट पूरी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी AP में D हमेशा एक समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई सार्वअंतर निकाला तो कुछ और निकल रहा है, यहाँ पे कुछ सार्वअंतर निकाला कुछ और निकल रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है, इस तरह के आपके आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें झूठ बोला जा रहा है, वो AP नहीं है, वो समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, सार्वअंतर का मतलब अगर अपन समझे तो सार्वअंतर होता है, अपन परिभाषा के रूप में पढ़े तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सिंपल सी बात अगर अपन समझें कि A2 माइनस A1 जो होगा वो सार्वअंतर निकालने का सीधा फॉर्मूला होगा। अब मैं चाहे A2 माइनस A1 करूं, चाहे मैं A3 माइनस A2 करूं, चाहे मैं A4 माइनस A3 करूं, तो ये सो ऑन चलता रहेगा। अगर अपन nth टर्म की बात करें तो an माइनस an-1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो है, ये सारे व्यापक फॉर्मूले हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो है इन पे डिस्कस कर लिया, जो जो काम की चीज़ें हैं। अब हम सीखेंगे कि यहाँ पे सार्वअंतर क्या निकलने वाला है। तो यहाँ से हम एक बार मिटा करके यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि सार्वअंतर इस जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें सार्वअंतर क्या निकलना है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका। तो सार्वअंतर D बराबर हो जाएगा, हमने कहा है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है, तो द्वितीय पद A2 माइनस A1 करेंगे, तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा,
और 4 - 2 करने पर d बराबर 2 मिलता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सार्वअंतर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें सार्वअंतर इस तरीके से मिलता है तो आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए, एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा एकदम कंक्लूड करते हुए इसको समझते हैं, और हम पाते हैं कि जो प्रथम पद है a बराबर, अगर प्रथम पद a बराबर है तो वो हमें पूछा जा रहा है 2 है। प्रथम पद a बराबर 2 है। सार्वअंतर यहाँ से हमने निकाल दिया, सार्वअंतर का जो फॉर्मूला है लगा करके a2 - a1। अगर आप चाहें कि सर a2 - a1 किया अपने 2 मिला, अगर जस्टिफाई करें, उसको वेरीफाई करें कि क्या a2 क्या ये AP है भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको a3 - a2 भी करेंगे। अगर जस्टिफाई करना है तो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए a3 क्या है, 6 है, माइनस a2 क्या है, 4 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहा है। सिमिलरली a4 - a3 करते हैं तो भी हमें a4 8 - 6 मिल रहा है बराबर 2। इसका मतलब है कि जो हमारी जो भी संख्या हमें दे रखी हैं वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, वो एक फिक्स नंबर्स, मतलब कि जो है प्रथम पद को छोड़ करके बाकी सारे पद जो हैं वो अपने से पहले वाले पद में कुछ जुड़ करके आगे बन रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात कर ली कि एक निश्चित संख्या जुड़ करके और जो है अगला पद बन रहा है। जैसे इस पद को छोड़ करके अगले जितने भी पद हैं, ये पद इसमें कुछ निश्चित संख्या जुड़ी तब ये मिला। निश्चित संख्या क्या है, d है। ये संख्या कब मिली, जब 4 के अंदर कुछ निश्चित संख्या 2d जुड़ी, जब 4 के अंदर 6 के अंदर कुछ निश्चित संख्या 3d जुड़ी, 3d नहीं सर, d। यहाँ पे अपन अगर अलग अलग पद की बात करें तो ये एक फिक्स निश्चित संख्या जो जुड़ रही हैं इसको अपन सार्वअंतर बोल लेते हैं, और ये जो संख्याएं हैं इनको अपन अलग अलग पद बोल देते हैं कि जो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये 6 जो है तृतीय पद हो गया, ये 4th पद हो गया, ये जो है ये अंतिम पद है, an बोलते हैं इसको। अब हमें नहीं पता ये कितने नंबर पे है, इसलिए हमने an बोल दिया। तो यहाँ से अगर हमें निकालना है कि ये कौन से नंबर पे है, तो जितने भी प्रकार के यहाँ पे आपके प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, और एक एक करके सॉल्व करेंगे मतलब समझेंगे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो समांतर श्रेणी है वो बेसिकली क्या है, उसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है। अब किस तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं देखो किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं ऐसे जो है इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह की टॉपिक के अंदर। वैसे बहुत आसान टॉपिक से हमने शुरुआत की है, तो हम धीरे धीरे हम हार्ड टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख सकते हैं, समझा हम आपकी हेल्प करने के बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर हियर टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम, है ना। अगर मतलब जैसे आपको लगता है कि सर यहाँ पे कोई आपको बात समझ में नहीं आई, ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, तो आप वो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको अलग से वीडियो बना करके उस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, जो हमने कहा कि एपी को सत्यापित करने का मतलब कि एपी है या नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये सब प्रश्न जो है मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जो एग्जाम्पल शायद इसके अंदर है भी या नहीं भी है वो बाद में देखेंगे। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू ही चलते हैं, ताकि हमें ज़्यादा और भी आसान हो जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, कि वो सूची जो है वो दे रखी जो सूची है वो एक फाइनाइट सूची भी है कि नहीं है। अच्छा, दो प्रकार की एपी होती हैं, परिमित एपी और इनफाइनाइट एपी। पहला हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं, एपी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है फाइनाइट, जिसको अपन बोलते हैं परिमित। एक तो होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? पहली प्रकार की जो होती है फाइनाइट एपी, मतलब ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित मात्रा में हो, जो हमें पता है कि हाँ इतने ही पद इसमें होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो आई नो कि
मुझे 50 स्टूडेंट, 50 तो ज़्यादा हो जाएंगे, बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन 10 स्टूडेंट में मान लेता हूँ कि मान लो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है एग्जाम्पल के लिए, और 10 स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 10, 12, 14, इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं 10, 12, 14, 20, और हमें पता है कि फिक्स स्टूडेंट 10 हैं, मतलब कुल मिला के अगर परिमित, अगर एपी की बात करें तो उस एपी के अंदर पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या क्या होती है? पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हमने बात कर ली 14, 16, 18, है ना, ये 20, कितने हो गए? 6, 6, 22, 24 और 26, 28। तो ये टोटल जो है ये एक एपी के अंदर है सारे पद, सारे, जैसे मैंने 10 स्टूडेंट की बात की तो सभी को प्राप्त हुए नंबर हैं, अंक हैं, जो कि एपी के अंदर है। एपी में है प्राप्तांक, कक्षा, ऐसे लिख देते हैं, कक्षा में गणित विषय में प्राप्तांक एपी में है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी एक तरह की फाइनाइट एपी। एक होती है इनफाइनाइट एपी। दूसरे प्रकार की जो एपी होती हैं इसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट, अपरिमित। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें परिमित मतलब जहां पर फाइनाइट है, जहां पर निश्चित पदों की संख्या है, इनफाइनाइट जहां पर अनिश्चित पदों की संख्या है। अनिश्चित पदों की संख्या, तो अनिश्चित जब पदों की संख्या होती है तो आपको पता है कि आपको पता, जैसे हम कैसे लिखते हैं उसको, जैसे 1, 3, 5 एंड 6, 5, 7, 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आपको पता है। अब इसका कोई ये एक मतलब शुरुआती कुछ जो टर्म्स हैं उनको देख करके हमें पता चल रहा है कि जैसे प्रथम पद है 1 है, यहाँ पे प्रथम पद 1 है, और अगर अपन सार्वअंतर निकालें तो 3 - 1 = 2 मिल रहा है। सार्वअंतर निकाले 5 - 3 = 2 मिल रहा है। सार्वअंतर निकाले 6, 7 - 5 = 2 मिल रहा है। इसका मतलब कि जो है हमारे सार्वअंतर सेम मिल रहा है। प्रथम पद हमारे पास है, nthवा टर्म हमें नहीं दे रखा है, अंतिम पद हमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये एक क्या है, एक निश्चय, इसको अपन एपी बोल सकते हैं, इन एपी। ये एक विषम संख्या की पूरी श्रेणी है और इस श्रेणी को हम बोल सकते हैं एपी। ये एक सूची है, इस सूची के अंदर हम मतलब इस तरह की 2 प्रकार की हमारी एपी होती हैं। तो इन दोनों प्रकार की संख्याओं, दोनों प्रकार की एपी पर जो प्रश्न बनते हैं उसको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं हम। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो पॉज करके, वीडियो बैक करके, जो भी आपको करना है, नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एपी का सत्यापन कैसे करना है। हमें कोई एक एपी दे रखी होगी जिसको हमें पूछा जाएगा कि क्या ये एपी है या भी नहीं। तो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 5, 6, 8, है ना, 12, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन 16। तो यहाँ पर हमें एक परिमित एपी दे रखी है। परिमित एपी का हम वैसे अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जो इनफाइनाइट एपी है, उनको हम सही तरीके से समझे तो जिसके अंदर हमें अंतिम पद दे रखा है वो बेसिकली फाइनाइट एपी हो जाएगी, क्योंकि जब हमें अंतिम पद दे रखा होता है तो हमें पता है कि कितने अंक इसमें, कितने पद इसमें आएंगे। और जिसके अंदर हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है, जिसमें हम पद निकालते जाएं और बढ़ते जाएंगे, निकालते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जिसके अंतिम पद क्या है वो हमें नहीं पता है, इनफाइनाइट है, वो होगा इनफाइनाइट या इनफाइनाइट एपी। तो यहाँ पे हमें एपी दे रखी है कि जांच करे एपी है या नहीं। बहुत ही आसान और हल्का प्रश्न है। मैं आपको बस जस्टिफाई करने के लिए आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो कि प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो जो एपी दे रखी है उसमें ये जो भी हमें सूची दे रखी है, देखो हम इसको डायरेक्ट एपी नहीं बोल सकते, इस तरीके से जो अंक दे रखे हैं इसको अपन प्रत्येक को बोलते हैं पद। जैसे इसको मैंने A1 बोलूँगा, मैं इसको A2 बोलूँगा, इसको A3 बोलूँगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। nth टर्म है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है इसलिए मैंने nth टर्म लिख दिया। तो nवा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो एक तरीका है, हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन हम nth टर्म जिसको अंतिम पद बोलते हैं वो हमारे लिए 16 है। पर ये अंतिम पद है, मतलब ये जो दे रखे हैं इनको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एक सूची है। ये क्या है, एक सूची। इसको बोलेंगे कि ये एक लिस्ट है, सूची है। किसकी लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है, जिसमें हमारे को जो नंबर दे रखे हैं वो वेरीफाई करने हैं, सत्यापन करना है कि क्या ये नंबर जो है वो एपी में है भी कि नहीं है। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो जब भी सत्यापन का प्रश्न आता है तो आपको सार्व अंतर निकालना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको सत्यापन के प्रश्न आते हैं, हालांकि ऐसे 1-2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर आएंगे तो, लेकिन अगर आते हैं प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको पूरे डिटेल से इसको एक अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आपको सार्वंतर से इसको क्लैरिफाई कर देना है कि क्या जो सार्वंतर मुझे मिल रहा है वो सभी में समान मिल रहा है, जितने अक्षर जितने पद मुझे दे रखे हैं क्या वहाँ पे मुझे सार्वंतर जो मिल रहा है वो सभी समान है। अगर समान है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो वो एपी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर सार्वंतर समान है तो एपी है, तो एपी है, अन्यथा नहीं, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर हम जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पे देखो D बराबर A2 माइनस A1, सब बराबर होना चाहिए, A2 माइनस A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 एंड सो ऑन AN माइनस 1। तो ये सभी सार्वंतर अगर बराबर होंगे तो वो क्या होगी, तो सूची, तो दी गई सूची होगी, तो लिखेंगे दी गई सूची एपी में होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं AD बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, D बराबर 5 माइनस 4 1, D बराबर 6 माइनस 5 1, D बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। क्या आपको सारे सार्वंतर समान दिख रहे हैं? तो सर यहाँ पे सारे सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ पर 2 है, 1 1 2, आगे और निकालेंगे वापस 2 2 2 2, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ में जो पद मिल रहे हैं वो पद, वो जो सूची है वो एक एपी नहीं है। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी नहीं है, दी गई सूची एपी नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा प्रश्न है जो है सत्यापित हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों पर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो प्रथम पद क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, सार्वंतर D बराबर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, अंतिम पद क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम nthवें टर्म्स और वो सभी समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं, हम आगे चले, मतलब इससे पहले कि हम ये समझे कि nthवें टर्म्स क्या होते हैं, अंतिम पद क्या होता है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक एपी का निर्माण आखिर होता कैसे है। हाउ टू फॉर्म एन एपी, हाउ कैन वी फॉर्म एन एपी। तो हमारे को 2 चीज़ चाहिए, 2 हमारे पास ऐसे टर्म्स चाहिए अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें एपी का निर्माण करना है। अगर एपी का निर्माण करना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ तो हमें चाहिए प्रथम पद हमें चाहिए A, ये हमें गिवन हो, दिया हो। अगर दिया होगा तो हम ये निकाल लेंगे। दूसरा, अगर हमें दे रखा है D, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस अगर दे रखा है तो हम निकाल लेंगे। तो ये अगर 2 मेनली चीज़ें हमें दे रखी हैं तो पूरी एपी का निर्माण हम कर सकते हैं, इतनी हमारे में काबिलियत है।
तो ये काबिलियत हमें कैसे दिखानी है, अभी ये काबिलियत दिखाएंगे हम। आप सभी में ये काबिलियत है, ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये सिर्फ काबिलियत मेरे अंदर है। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के अंदर ये काबिलियत है कि वो इस एपी के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने उनको कह दिया कि ए बराबर जो दे रखा है वो 4 है, ए बराबर दे रखा है 4 है, तो एपी की मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि एपी जो है एक ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या से जुड़ करके आगे आता है। यानी कि प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ करके किसी निश्चित संख्या d से जुड़ करके बनता है। तो जुड़ करके कोई निश्चित संख्या मैंने मान ली 3 है, हमारे को 2 चीज़ दे रखी हैं, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है। तो एपी का निर्माण करें, एपी का निर्माण या एपी बनाएं। तो एपी का निर्माण कैसे करेंगे बताइए, हमारे को प्रथम पद निकालना पड़ेगा। अब ए अंतिम पद हमें नहीं दे रखा, हमें एक एपी का निर्माण करना है जो है कि एक अपरिमित एपी हो सकती है, और ये बनेगी जो है, जो भी तरह की एपी बनेगी वो एक अपरिमित एपी ही बनेगी, क्योंकि हमें अंतिम पद यहाँ पे नहीं दे रखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रथम पद हम यहाँ पे क्या दे रखा है, a1 बराबर a है, वो कि 4 दे रखा है। a2 बराबर निकालेंगे हम, a2 बराबर क्या होता है सर, a प्लस डी। मैंने कहा था कि प्रथम पद को छोड़ करके जो भी प्रत्येक पद मिलता है वो एक निश्चित संख्या से जुड़ करके बनता है। तो निश्चित संख्या क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर हमें 3 दे रखा है, तो 4 के अंदर अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये 7 बन जाएगा सर। ठीक है सर। a3 बराबर क्या होगा, अगर एक निश्चित संख्या की बात करें हम, तो a हमारे को दे रखा है, हमें 2d निकालना पड़ेगा। a क्या है, a हमारे को दे रखा है 4 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो हमारे को मिल जाएगा 4 प्लस 6 बराबर 10। इस तरीके से हम a4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस 3d। जो भी पद निकालना है, जो भी पद निकालना है उससे एक कम हमें nth टर्म्स चाहिए यहाँ पे। तो 4 प्लस 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 9 बराबर 13। तो इस तरीके से अगर अपने nवें पद निकालने, तो इस तरीके से हमें कुछ पद मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं सर, प्रथम पद। अतः हम यहाँ पे लिखते हैं, अतः दिए गए प्रथम पद तथा सार्वंतर d से मिलकर बनने वाली एपी निम्न होगी। क्या होगी सर, निम्न होगी। क्या होगी, प्रथम पद है 4, तो द्वितीय पद क्या है, ये होगी सर a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो a4 तक हमने निकाला है सर। एपी क्या है, 4, 7, 10, 13 और इस तरीके से हमें इन एपी, तो ये एपी के अंदर होगी, इज इन एपी। तो ये आपको पूरी एपी का एक फॉर्मेशन मिल गया। अगर यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें ये अवगत करा सकते हैं कि आपकी कौन सी समस्या रही है, जिसको हम और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एक प्रश्न करके उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि अपने किताबों के प्रश्नों को सॉल्व करें। किताबों के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तो किताबों के प्रश्न को अलग से सॉल्व करेंगे। पहले हम कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके बेसिक जड़ को समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, गणित को समझना है तो उसके 3 C को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। 3C, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मैथ, 3C को अपनी कमांड बना लो। 3C क्या है, 3C है फर्स्ट C मतलब कॉन्सेप्ट, जो कि फर्स्ट चीज़ है। अगर विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैनॉट, मतलब कि यू कैनॉट कमांड ऑन मैथमेटिक्स। तो गणित के ऊपर अगर आपको कमांड बनानी है तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आनी ही चाहिए,
वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका क्या है, फाउंडेशन, वो बेसिकली आपकी नींव है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी एक तरीके से नींव तो पड़ गई। अब नींव अगर आपकी सही है तो दूसरी सी आती है जो कि है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी नींव को मजबूत करने का, या इस नींव या जो भी प्रॉब्लम हमें मिल रखी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का अच्छे से अच्छा हमें जो है तरीका मिल जाएगा। और इसमें दोनों का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो तीसरा सी होता है जो कि है कंसंट्रेशन। पूरी एकाग्रता से, पूरी मतलब पूरी जिंदगी की पूरी पावर को यहाँ अपन झोंक देते हैं। और झोंकना मतलब जबरदस्ती अपने आप को बैठाने की जब बात जरूरी नहीं है, आप इसमें इतने डूब जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ और आसपास की चीज़ें क्या चल रही है, इतना आप इसमें तल्लीन हो जाते हैं, तब आप गणित के अंदर थोड़ा सा कदम रख पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी प्लस कैलकुलेशन में आपकी महारत आपको गणित में कंसंट्रेशन दिलाएगी। और ये गणित का ये तीन चीज़ें जो हैं वो गणित के फाउंडेशन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेगी। और गणित पर कमांड बनाने, गणित जैसे डरावने सब्जेक्ट जो इतना होना नहीं चाहिए लेकिन बना के रखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो वी विल हियर टू डिस्कस एंड टू सॉल्व आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। हर एक प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के हम यहाँ पे हैं। हम आपसे जिस तरह की समस्या आती हैं हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। आप बताते रहिएगा कि हाँ ये समस्या आपके आ रही हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। तो अभी हमें आगे क्या करना है, हमें nवा पद या अंतिम पद, nवा पद ज्ञात करना, nवा पद ज्ञात करना, nवा पद ज्ञात करना। हेडिंग डाल दीजिएगा आप, चाहे हेडिंग डालना चाहे हेडिंग डाल सकते हैं। फाइंड आउट nth टर्म इन एपी। एपी के अंदर nth टर्म को ज्ञात करना। तो आपको एक एपी दे रखी होगी और उस एपी के अंदर कोई nवा पद निकालना होगा कि हाँ ये बताइए कि उसमें ये पद कौन सा है। तो जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एपी दे रखी है, कोई भी एपी मान सकते हैं आप, जैसे मान लो 10 है, 20 है, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। कहाँ तक है? 100 तक है। इज इन एपी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मत लेके बैठ जाइएगा कि सर ये से ऐसे क्वेश्चन तो हमारी बुक में है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बुक से मैंने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है। आई एम ओनली वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट। फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कैसे इसको मतलब कैसे इसको इज इन एपी, कॉन्सेप्ट को मजबूत कैसे करना है, उस पर हमारा काम चल रहा है। फिर हम जब है इसको एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो हम फिर कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को डिटेल से मतलब अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा मतलब 5 जो भी है 5.1, 5.2 सभी को एक बार पूरी प्रश्नावली में एक पूरा मैराथन लेंगे, पूरा सब खत्म कर लेंगे। तो आपका सपोर्ट जो है वो हमें इसके लिए इंस्पायर करेगा, इसके लिए मोटिवेट करेगा। सो अगर आपको अब तक पसंद आ रहा है हमारा वीडियो जो हम भी पढ़ा रहे हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर हम nthवा टर्म हमें इस एपी में एपी दे रखी हैं और तब सूची का या एपी का सीधा ही, क्योंकि एपी में है तब एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। लीजिए nthवा टर्म पूछ लिया, 20वां पद मतलब कोई भी nवा पद पूछ सकते हैं आपसे। तो हमने 20वां पद पूछ लिया यहाँ से, सर बताइए 20वां पद क्या होगा। थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि हमें अगर प्रथम पद निकालना होता है तो हम क्या करते हैं।
प्रथम पद तो बेसिकली एपीवी के अंदर दे ही रखा है। द्वितीय पद निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करते हैं, और हमें यहाँ पे तो nth टर्म भी दे रखी है, अंतिम पद भी दे रखा है। तो पहले हम देखो इस प्रश्न को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है वो लिखते हैं। जैसे दिया है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, जैसे आपके पास एग्जाम के अंदर कैसा रेड पेन तो होगा नहीं, आपके पास होगा ब्लू पेन, तो लिखेंगे आप सबसे ऊपर ही ऊपर दिया है। अगर हिंदी मीडियम के है तो लिखेंगे दिया है, और इंग्लिश मीडियम के है तो लिखेंगे गिवन। व्हाट गिवन, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए बराबर दिया है प्रथम पद, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रथम पद ए बराबर 10, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी बराबर क्या दे रखा है 20 माइनस 10। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है, फिर भी अगर हो रहा है तो बता देते हैं। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए, जो क्या है, अगर मैं इनको घटाऊं, 20 में से 10 घटाऊं तो 10 मिल रहा है, 30 में से 20 घटाऊं तो भी 10 मिल रहा है, 40 में से 30 घटाऊं तो भी 10 मिल रहा है, 50 में से 40 घटाऊंगा तो भी 10 मिल रहा है। मतलब कि जो सूची हमें दे रखी है वो किस में है, एपी के अंदर है। तो एपी जो है हमें यहाँ पे मिल ही जाएगा। अब अगर एपी है, हमें जो दे रखा है वो लिख देना है एक तरह से, मतलब जो हमें गिवन है आपके प्रश्न ने। देखो जीवन में जो भी परेशानी हो ना उसको गणित से रिलेट कर दिया करो। गणित से जब हम किसी भी तरह की परेशानी को रिलेट करते हैं तो आपको एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से हम उस परेशानी से टैकल करें, उसको किस तरीके से उसको हैंडल करें, उसको कैसे सॉल्व आउट करें। तो जो भी परेशानी है उसको पहले सही से समझो, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, किस तरह की समस्या है। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। अगर मैंने किसी बहुत बड़े महापुरुष से ये सुना है कि अगर सही किसी परेशानी को आपने समझ लिया, मतलब 90% सिचुएशन वहाँ वो परेशानी सॉल्व हो जाती है, 10% बचता है उसके ऊपर एक्ट करने का। मतलब जो परेशानी अगर आपने समझ ली अच्छे तरीके से, परेशानी को खोल के आपके सामने बिना किसी पर्दे के, बिना किसी झूठ झपट के, बिना किसी, खुद से एकदम ईमानदारी से उस चीज़ को आपने लिख लिया या समझ दिया, तो वो परेशानी मेरे ख्याल से मिट जाती है 90%, और 10% काम बचता है उस परेशानी को ऊपर उठने का, कि आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरी ये गलती थी या फिर ये तरह की समस्या हुई है, अब इससे ऊपर कटने का 10% का काम होता है, वो आपको करना ही पड़ता है, तब आप उस परेशानी से ऊपर उठते हो। तो आप 90% काम आपका यही हो जाएगा कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद है, सार्वांतर आपको मिल जाएगा, अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद। हालांकि इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, हमें जो गिवन है वो अंतिम पद हमें दे रखा है n। हमें पूछा क्या जा रहा है, तब ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना है A20 ज्ञात करना है, nth टर्म हमें निकालनी है, 20वां पद निकालना है। तो A20 जैसे हमें प्रथम पद निकालना होता है तो हम कहते हैं A है, हम द्वितीय पद निकालना होता है तो हम कहते हैं A2 निकालना है, जिसको हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं A2। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें nthवा टर्म निकालना होता है तो हम कैसे लिखते थे, n-1 × D। लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 20वां पद निकालना है, तो A20 बराबर हो जाएगा A प्लस 19 × D। ये बात यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गई होगी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो A20 बराबर A जो है प्रथम पद 10 है, वो आपको ऊपर मैंने लिखा है अभी, 90 × D जो है वो भी 10 ही है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 प्लस 190 बराबर 200। तो 20वां पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 200। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो गया, क्या हो गया, लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ है कि हमें दे रखी है एक परिमित एपी, जिसमें लास्ट पद हमें दे रखा है 100 और हमें 20वां पद मिल रहा है 200। तो ये थोड़ी हमारी गलती की वजह से कि हमने एक परिमित एपी लेकर के जिसमें अपरिमित एक ऐसे प्रश्न को रख दिया। अगर हम यहाँ पे 10 रखते या फिर 15 या फिर 4-5 रखते
7 8 कुछ भी रखते तो उसके अंदर हमें ये मिल जाता। अगर हम यहाँ पे चलो ये न लग करके 50 500 कर लेते, अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं रहेगा। बस इतना सा कन्फ्यूज़न था, आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन प्रोसेस जो है ये पूरा रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये एक एपी है, उस एपी के अंदर 20वां पद है, हमें क्या क्या गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या पूछा है वो यहाँ लिख दिया, किस तरीके से हमें निकालना है। जैसे हमने A1 निकालना होता है, A2 A3, AN पद कैसे निकालते हैं, nवां पद निकालने के लिए हमने आपको सामने फॉर्मूला लिख दिया। nवां पद निकालने के लिए किस तरीके से हम उसको फॉर्मूला लिखते हैं, टेकल करके जो भी वैल्यू है उसमें रख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अगर हमें आपको nवां पद निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब बची है कुछ तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं जो कि हम जल्दी से समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर nवां पद आपने निकालना सीख दिया तो अब nवां पद निकालना और दूसरी कंफ्यूज आती है n का मान। n का मान ज्ञात करना सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर nवां टर्म अलग चीज़ होती है और nवां पद अलग चीज़ होती है और n का मान अलग होता है क्या? जी बिल्कुल अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? n का मान निकालना है तो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, अगर प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, तो बताइए कि जो पद दे रखा है वो कितनेवें नंबर पर है। अगर आपको समझ में आया होगा तो मैंने ये कहा है कि पहले नंबर पे खड़ा कोई व्यक्ति उसका उम्र इतना है, दूसरे नंबर पे खड़ा व्यक्ति उसका उम्र इतना है। तो बताइए कि इतनी उम्र वाला व्यक्ति या इतनी उम्र वाला कोई आप में से विद्यार्थी उसकी वो कितने नंबर पे खड़ा है, वो है n का मान। तो जैसे मैंने कह दिया कि मान लो पहले नंबर पे खड़ा कोई, एग्जाम्पल के थ्रू उसमें समझने की कोशिश करते हैं, बिना उदाहरण के तो कुछ समझ में आएगा नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि 5वें नंबर पर 5 फीट का कोई व्यक्ति है, फिट में इसको लेते हैं, हाइट दे रखी है 5 फीट का कोई व्यक्ति है, या फिट नहीं लेकर के क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं दूसरा, फिट तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, एक आउट ऑफ इमेजिनेशन वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 5 10 15 इतना फिट का कोई व्यक्ति होता भी नहीं है वैसे। तो हम फिट ना लेकर के हम ले लेते हैं मार्क्स ले लेते हैं। चलो कि 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, 15 का है, 20 का है, और इस तरीके से अपने बात कर ली 30 की है, 5 के बारे में, ठीक है, इस तरीके से 30 नंबर। तो बताओ तब ज्ञात करो कि 7वें या 7वें नहीं तो बताओ कि 25 कौन से पद कौन से स्थान पर है, या अंक 25 कौन से स्थान पर है। अब मेरी कहीं हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा। कहीं भी कोई भी अगर हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो उसको आपने ज़्यादा उसको नहीं करना है फोकस, आपको कॉन्सेप्ट के समझने की कोशिश करनी है कि अगर हाँ वहाँ पे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है सर, यहाँ हमें समझ में नहीं आया। ये एपी में दे रखा है 5 10 15 20 और इस तरीके से अंतिम पद हमें दे रखा है 30 दे रखा है। तो अंतिम पद 30 दे रखा है तो हमें पूछ रहा है कि जो 25 आता है, यानी जो अंक है ये अंक दे रखे हैं, ये किसी विद्यार्थी किसी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के गणित में या किसी भी विषय में आप प्राप्त हुए अंक हैं, तो उनको अंकों को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो 25 अंक मिल रहे हैं, जो प्राप्तांक हमें मिल रहे हैं, प्राप्तांक लिख लेता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाएगा। प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक 25 है, वो कौन से स्थान पर है। जैसे कि मैंने कह दिया कि दिया क्या है, जैसे सरल कैसे करना, दिया गया है A1 बराबर 10, A1 बराबर 5, सॉरी माफ़ी मांग, 2 10 3 15 एंड सो ऑन दे रखा है हमें। अनवा पद दे रखा है कितना 30। तो हमें ये बताना है कि 25 जो है वो कौन से स्थान पर है। nवें स्थान पर तो अंतिम पद तो ये आ रहा है, तो मैं इसको अंतिम पद लिखने की बजाय इसको लिखता हूँ अंतिम पद लिख लेता हूँ।
तो अंतिम पद हमारे पास an बराबर कितना है 30 है, जिसको अगर अपन लिखें यहाँ से अपने को क्या क्या मिल जाएगा। तो हमें बताना है कि 25 जो है 25 n बराबर कितने नंबर पर आएगा। n का मान निकालना है कि 25 कितने स्थान पर आ रहा है, कौन से स्थान पर आ रहा है। जैसे ये A1 पर आ रहा है, A2 पर आ रहा है, A3 पर आ रहा है, ये जैसे कितने पर आ जाएगा, इधर an पर है तो 6 नंबर पे आ जाएगा ये। तो हमें 25 कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है, ठीक है। तो हमें an का मान निकालना है। अब an ये A6 का मान दे रखा है, ये A6 मैंने कैसे लिखा है वो आपको थोड़ा सोच करके लिख सकते हो कि जैसे 5 की पूरी सीरीज चल रही है तो उसमें A अगर 5 ये है, अगर A5 ये है या A4 ये है तो A6 इसमें कुछ A5 कुछ आएगा और A6 सीधी ये आएगी, मतलब बेसिकली 5 का पावड़ा है, इसलिए मैंने सोच के लिख दिया। तो आपको ये मान निकालना है। यहाँ पे बीच में जो आ रहा है, यहाँ पे 25 यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो ये 25 जो है वो कौन से स्थान पर आ रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से तो छोटी सी संख्या इसलिए हमने निकाल दिया, लेकिन अगर नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। हमें दे रखा है प्रथम पद A बराबर 5 और सार्वंतर यहाँ से निकाल देंगे, 10 - 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो सार्वंतर यहाँ से निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अब अपने को निकालना है an, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n निकालना है तो भी इसमें ही फॉर्मूले में मान रखना है, nवा मान निकालना है, अंतिम nवा पद। यहाँ पे an बराबर है अंतिम पद, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि या फिर जो पद निकालना है वो अंतिम पद नहीं, जो पद आपको निकालना है वो, कि जैसे an पे स्थान पर ये है तो n का मान आपको निकालना है। तो an पे स्थान पर 25 है तो an 25, तो यहाँ पे लिखो 25 बराबर a प्रथम पद क्या है 5 प्लस n वा पद, तो n का मान तो आपको निकालना है। d का मान कितना दे रखा है 5 निकाल रखा है आपने, यहाँ पे n निकाल। तो यहाँ से देखो आपको हम आंसर निकाल लेंगे कि 5 को इधर भेजने पर कितना हो जाएगा 20 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 20 बराबर 20/5 बराबर n माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4, इधर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा। देखो उसको सही तरीके से लिखते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। n माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा 4, तो n बराबर 5 आ जाएगा। तो A5 पर जो है 25 आता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया कि AP कैसे निकालते हैं, AP का निर्माण कैसे करते हैं, AP क्या होती है ये भी समझ लिया हमने। सार्वंतर निकालना, अंतिम पद निकालना, सब बातों को समझने का हमने कोशिश की। n व टर्म्स कैसे निकालते हैं, n का मान कैसे निकालते हैं। अब जो चीज़ बची है वो हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक जो भी आपकी समस्या है लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।